अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि जिस आदमी को मैंने अपनी आंखों से देखा, जिससे बात की, जिससे मैंने 800 रुपये दिए, वो 48 घंटे पहले मर चुका था, तो क्या तुम यकीन करोगे? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष खड़का है और ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी, सबसे अनसुलझी रात है। आज मैं अपने चैनल पर अपनी ही एक अनसुलझी कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। आज मैं काठमांडू की भीड़ भाड़ में रहता हूं, पर यह किस्सा आज से करीब 8 से 9 साल पुराना है, जब मैं अपने घर झापा में था। साल 2018 की बात है। मेरी उम्र 21 साल थी और 12वीं पास किए 2 साल हो चुके थे। उस शाम हम पुराने क्लासमेट्स ने मिलने का प्लान बनाया। मैं करीब 4 से 5 बजे अपने दोस्त कुशल के घर पहुंचा, जो मेरे घर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर था। हमने पार्टी का सामान खरीदा, चिकन, शराब और ढेर सारी मस्ती। रात के 11 बज चुके थे। मेरी एक अजीब आदत है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मुझे नींद अपने ही बिस्तर पर आती है। कुशल और बाकी दोस्तों ने बहुत रोका, रात ज्यादा है, शराब पी रखी है, मत जा, पर मैं नहीं माना। उमेश मेरे साथ आने को तैयार हो गया। करीब 10 से 15 किलोमीटर जाने के बाद अचानक मौसम बदला और मूसलाधार बारिश होने। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में हमने हाईवे छोड़कर जंगल वाला शॉर्टकट ले लिया। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऊपरी साया है, पर उस उम्र में खून गर्म था और हमें भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही बारिश और तेज हो गई। हमें सामने एक पुराना टूटा फूटा अबैंडन्ड घर दिखा। हम भीगने से बचने के लिए उस घर की चौखट पर रुक गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि बारिश की बूंदों की आवाज भी शोर जैसी लग रही थी। अचानक घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। हमें लगा बिल्ली होगी, लेकिन तभी मेरे ठीक बगल वाले दरवाजे पर जोर से 4 बार दस्तक हुई। मेरी रूह कांप गई। उमेश को लगा मैं उसे डरा रहा हूं, पर जब उसने मेरा चेहरा देखा तो वह समझ गया कि मामला गंभीर है। हम तुरंत वहां से भीगते हुए ही निकल पड़े। जंगल में 1 किलोमीटर आगे बढ़ते ही हमें एक लड़की दिखी। वह अपनी स्कूटी के पास खड़ी फोन चला रही थी। उसने ऑरेंज टॉप और जीन्स पहनी थी, बाल खुले और घने थे। इतनी रात को इस वीरान जंगल में उसे देखकर हम चौंक गए। उमेश ने मदद के लिए बाइक रोकी। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, स्कूटी खराब हो गई है और फोन में नेटवर्क नहीं है। ताज्जुब की बात यह थी कि मेरे फोन में फुल नेटवर्क था। हमने मैकेनिक विनोद को फोन किया। वह डर रहा था, पर डबल पैसों के लालच में आने को तैयार हो गया। तभी मेरा ध्यान एक बात पर गया और मैंने उमेश के कान में बुदबुदाया, अबे इतनी बारिश हो रही है, पर इसके कपड़े और बाल सूखे कैसे हैं? जैसे ही हम दोनों मुड़े, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां न कोई लड़की थी, न कोई स्कूटी। महज 10 सेकंड के अंदर वह गायब हो चुकी थी। न भागने की आवाज आई, न स्कूटी स्टार्ट होने की। हमने डर के मारे बाइक भगाई, पर एक अजीब लूप शुरू हुआ। आधे घंटे तक बाइक चलाने के बाद भी हम बार बार उसी पुराने खंडहर के सामने पहुंच रहे थे। तभी हमारी बाइक बंद हो गई। सेल काम नहीं कर रहा था और किक उस बाइक FZS में थी नहीं। अचानक उमेश के फोन से मेरे फोन पर कॉल आया। जबकि उमेश का फोन वह लड़की ले चुकी थी। हम दोनों वहीं रोने लगे। तभी मैकेनिक विनोद का फोन आया। मैंने जैसे ही उठाया, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? खौफ के मारे मैंने फोन पटक दिया। तभी सामने से एक कार आई, जिसके शीशे पर H डॉक्टर लिखा था। एक औरत कार चला रही थी। उसने मदद की पेशकश की। हमें लगा डॉक्टर है तो सुरक्षित होगी। उमेश पीछे बैठा, मैं आगे। वह औरत एक शब्द नहीं बोल रही थी। अचानक उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर बोनट खोल दिया। 5 मिनट बीत गए, पर वह वापस नहीं आई। जब मैंने बाहर झांका तो बोनट खुला था, पर वह औरत गायब थी। हमने डर के मारे दरवाजे लॉक कर लिए। तभी वह खिड़की पर आई और चिल्लाने लगी, दरवाजा खोल वरना यही मार डालूंगी। उसकी आवाज बदल चुकी थी, जैसे 2-3 लोग एक साथ बोल रहे हैं। हमने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह गाड़ी को बाहर से पीट रही थी, धक्का दे रही थी। तभी विनोद अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचा। हम कार से कूदे
और उसकी बाइक पर बैठकर घर भागा। उस रात की दहशत इतनी गहरी थी कि घर पहुंचने के बाद भी हमारी रूह कांप रही थी। हम सीधे कमरे में घुसे, दरवाज़ा अंदर से बंद किया और बस एक दूसरे को देखते रहे। न प्यास थी, न भूख, बस आंखों के सामने वही पुरानी कार, वह आवाज़ और वह जंगल घूम रहा था। अगले 2-3 दिनों तक मेरी और उमेश की हिम्मत नहीं हुई कि हम घर की दहलीज से बाहर कदम भी रखें। ऐसा लगता था जैसे उस जंगल का साया अभी भी हमारे पीछे है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ वह सच था या कोई सामूहिक पागलपन। अगली सुबह जब हम सोकर उठे तो देखा कि मेरी बाइक घर के नीचे उसी जगह पार्क थी जहां मैं हमेशा खड़ा करता था। मेरा फोन भी बिल्कुल ठीक था, कोई स्क्रैच नहीं। हम विनोद के पास गए। विनोद ने देखते ही कहा, निकालो 800 रुपए। कल रात जो लड़की की स्कूटी ठीक की थी उसका पैसा कौन देगा? हम सन्न रह गए। क्या वह सब सच था या कोई सामूहिक मति भ्रम? हमने उमेश के नंबर पर कॉल किया तो रिंग जा रही थी। घर जाकर देखा तो उमेश का फोन मेरी बाइक के नीचे गिरा हुआ था। न कोई कॉल हिस्ट्री थी, न कोई निशान। तीसरे दिन की सुबह पूरे इलाके में शोर मच गया। खबर आई कि उसी जंगल के रास्ते में झाड़ियों के पीछे एक लाश मिली। गांव के कुछ लोग और पुलिस वहां जमा हो गए। मेरा और उमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। एक अनजाना डर हमें खींचकर उस जंगल की तरफ ले गया। भीड़ को चीरते हुए जब हम करीब पहुंचे तो जमीन खिसक गई। वहां विनोद पड़ा था, वही मैकेनिक जिससे हम 2 दिन पहले मिले थे। उसकी लाश नीली पड़ चुकी थी और चेहरे पर वही खौफ था जो हमने उस रात महसूस किया था। पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे कि उसकी मौत कम से कम 48 घंटे पहले हुई है। यह सुनकर मेरे और उमेश के होश उड़ गए। अगर विनोद की मौत 2 दिन पहले यानी उसी रात हो चुकी थी तो अगले दिन सुबह गैरेज में हमसे 800 रुपए मांगने वाला कौन था? वो कौन था जिसने हमसे कहा कि उसने उस रात लड़की की स्कूटी ठीक की थी? क्या वह भी वही छलावा था जिसने उस रात हमें फंसाया था? तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। विनोद की लाश के पास मिट्टी में वही 800 रुपए पड़े थे जो मैंने उसे, या जो भी वह था, दिए थे। नोटों पर खून के धब्बे थे। हम वहां एक पल भी नहीं रुके और बदहवास होकर घर की तरफ भागे। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, उस रात हमारे साथ जो खेल हो रहा था, क्या हम उसमें सिर्फ मोहरे थे? और सबसे बड़ा डर यह है कि अगर विनोद मर चुका था तो वो कौन सी चीज थी जो विनोद का रूप धरकर हमसे पैसे ले गई? वह रात आज भी मेरे जहन में एक अनसुलझे खौफ की तरह जिंदा है।